बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हमारा आर्टिकल है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो स्टेटमेंट की शक्ल में आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी वर्डिंग पे प्लीज़ गौर कीजिएगा। ये दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को बयान करेगा, वर्क और एनर्जी। वैसे तो आप जानते हैं कि वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, अगर एबिलिटी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। यहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करने के बाद इसके इस्तेमाल की तरफ जब आएंगे तो देन यू कम टू नाउ कि इस प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पेश आई। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपके सामने बयान करते हैं। प्रिंसिपल ये बड़ा ही सिंपल है, वो ये है कि किसी भी बॉडी पर किया गया काम, वर्क डन ऑन ए बॉडी, एक्चुअली इक्वल होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वर्क जब भी किसी बॉडी पर किया जाता है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल आता है। अच्छा, ये वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव होने की सेंस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी। तो ये चीज़ भी हम आपको लास्ट पे बताने वाले हैं। प्लीज़ एक बात पे गौर आपने रखना है कि ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की टर्म के साथ क्यों एसोसिएटेड है। ये इसलिए है बच्चों के जो वर्क डन बाय द फील्ड होता है, ठीक है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है और पोटेंशियल डिक्रीज़ करती है। सो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड जब होता है तो काइनेटिक डिक्रीज़ करती है, पोटेंशियल इंक्रीज़ करती है। वर्क डन बाय द फील्ड होता है तो इसके उलट मैकेनिज़्म है। सो हम सिंपली ये भी तो कह सकते थे कि टोटल मैकेनिकल वर्क जो है वो बेसिकली इक्वल है टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यस, जहाँ पे दोनों एनर्जीज़ इन्वॉल्व हों, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो फिर दोनों के चेंज को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अपनी बुक के अकॉर्डिंग हम पहले डेफिनेशन को लिख लें कि किसी बॉडी पर होने वाला टोटल वर्क जो है मैकेनिकल वर्क, वो टोटल चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। आइए इसको बोर्ड पर लिखते हैं। दिस में डिफाइन एज द वर्क डन, लेकिन मैकेनिकल वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दिस इम्प्लाइज दैट यू कैन से टोटल मैकेनिकल वर्क इक्वल है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है तो इट मीन्स के वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर डिक्रीज़ कर रही है तो नेगेटिव होगा। ये बात मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको गौर कीजिए और लास्ट पे हम एक्सप्लेनेशन के बाद इसको डिस्कस भी करेंगे। हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है मैकेनिकल वर्क के लिए। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि एक बॉडी जिसका मास m है वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा है। तो बेटा जब तक फोर्स नहीं लगेगी वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे रह सकती है। रोड के ऊपर एक बॉडी अगर मूव करता है तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। तो कॉमन सेंस है कि हम ऐसे केस की बात कर रहे हैं जब कोई किसी किस्म की रिटार्डिंग फोर्स या फ्रिक्शन की फोर्स नहीं लग रही। आइए इसको साथ साथ डायग्राम में भी देखते हैं। हम ये बच्चों सपोज करेंगे कि हमारे पास फ्रिक्शन लेस रोड है, ठीक है, ऐसी रोड जिस पर कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है। दिस इज़ आइडियल केस। इस फ्रिक्शनलेस रोड पर एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m है और वो vi वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, रोड तो फ्रिक्शन लेस है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी उसकी कभी भी चेंज नहीं होगी जब तक फोर्स नहीं लगेगी। तो जब तक बेटा फोर्स नहीं लगेगी तो तब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बावजूद कोई वर्क नहीं होगा। हालांकि बॉडी मूव कर रहा है बट इट्स
इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं आएगा। हालांकि अभी हमने इसको प्रूफ नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी इसको यूज़ कर रहा हूँ कि जब तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया, इट मीन्स के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ बॉडी भी वर्क नहीं करता। ओके, तो अब हम फोर्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तब भी वर्क होगा लेकिन नेगेटिव। और अगर हम पैरेलल फोर्स लगाएंगे या फोर्स का कोई ना कोई पैरेलल कंपोनेंट रखेंगे तो उस सूरत में वर्क पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो हम जिस तरह मर्जी इसको कर सकते हैं। चलें, मैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी से कर देता हूँ, आप इसे डिक्रीजिंग से कर लीजिएगा, आप देखेंगे रिजल्ट सेम आएगा। तो हमने बेटा ये कहा कि जब बॉडी पॉइंट ए पर था, ये मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूँ, तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की और इस फोर्स के ज़ेरे असर बॉडी की वेलोसिटी vi से चेंज होकर इंक्रीज होकर vf हो गई। और इसकी वेलोसिटी चेंज होने के दौरान उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो d है। अब यहाँ पर एक सवाल उभरता है, वो ये कि बॉडी ए से बी तक क्या फ़ौरन ही चला गया, क्या फ़ौरन ही वेलोसिटी vi से vf हो गई? तो मैं आपको बताऊं, हमने इसके ऊपर एवरेज फोर्स लगाई है। तो एवरेज फोर्स के ज़ेरे असर हम बात कर रहे हैं कि या अंडर द एक्शन ऑफ दिस कांस्टेंट फोर्स द फोर्स इज एवरेज एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम vi टू vf। और vi से vf तक चेंज होने में अंडर दिस फोर्स उसने डिस्प्लेसमेंट d कवर किया। तो यकीनन कोई ना कोई टाइम भी लगा होगा, उस टाइम को भी आप कहेंगे t वो टाइम है जिस दौरान वेलोसिटी vi से vf होती है और d वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ट्रैवल करता है वेलोसिटी चेंज होने में। ठीक है, अब मैं इस टेक्सचर को कंप्लीट करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ऑन फ्रिक्शनलेस रोड आइडियल केस में ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स F वेलोसिटी चेंजेस टू vf, यानी vi से vf हो गई थ्रू, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है d। और अब हम अपनी हर बात फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे। बेटा वेलोसिटी बदली, यकीनन काइनेटिक एनर्जी बदली। हम साबित करने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया वो उस बॉडी के ऊपर किए गए वर्क के इक्वल है। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिकल वर्क। नाउ चलते हैं अपनी बात की तरफ। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दरमियान में कवर होने वेलोसिटी में के चेंज होने के दौरान कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमें सपोर्ट कर सकती है। वी नाउ दैट, आप जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। हेयर यहाँ हम s को d कह देते हैं, s भी कहते तो कोई इशू नहीं था। दिस इम्प्लाइज दैट, तो हमारा रिजल्ट है 2ad इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। मैं इसी इक्वेशन के अंदर से ही रिजल्ट को लेके चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन। मैं उसका रेफरेंस थोड़ा सा दे दूँ। हेयर F फोर्स के ज़ेरे असर a वो एक्सेलरेशन है जो पैदा हुआ, और जब एक्सेलरेशन पैदा होता है फोर्स लगने पर तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ बेटा क्या कहता है,
टोटल फोर्स जो किसी बॉडी पे लग रही है इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन है। यस, टोटल फोर्स। तो यहाँ पे टोटल फोर्स एक्सटर्नल ही है क्योंकि रोड फ्रिक्शन तो हमने इग्नोर की हुई है। तो बताइए A किसके बराबर आता है? टोटल फोर्स और मास, फोर्स की मैग्नीट्यूड ओवर मास। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, सो व्हाट यू गेट, प्लीज़ पे योर अटेंशन टू, A की जगह आपका रिजल्ट आ जाएगा F/m इंटू D इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। देखिए बेटा, A की वैल्यू को पुट किया और अब हम F और D को एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि ये वो केस है जिसमें मैक्सिमम वर्क हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको एडजस्ट करते हैं। F इंटू D एक तरफ इज इक्वल टू, ये M जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा और 2 डिवाइड होगा। तो मैं इसको एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। चलें, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, 1/2m इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इस 1/2m को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। मैं इसको बोर्ड के ऊपर दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट रिजल्ट क्या है वो आपके सामने है। मैं इसको इस तरफ लिखने लगा हूँ। FD इज इक्वल टू 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 1/2m VF स्क्वायर माइनस 1/2m VI स्क्वायर। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? 12m v²। तो इसके अकॉर्डिंग दिस इम्प्लाइज दैट FD, दिस इज मैक्सिमम मैकेनिकल वर्क डन, इज इक्वल टू ये 12m VF², ये क्या फिर आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, और ये फैक्टर आ गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो जब फाइनल में से इनिशियल टर्म को माइनस करते हैं तो इसी को चेंज कहते हैं। सो यू कैन से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, ये बात तो साबित हो गई। इसका इस्तेमाल क्या है तो मैं आपको बताता चलूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ वर्क डन के लिए आप टोटल फोर्स को फाइंड नहीं कर सकते, यानी हमारा सिस्टम बहुत सी कंस्ट्रेंड फोर्सेस पर मुश्तमिल हो सकता है। टोटल फोर्स को फाइंड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत नामुमकिन हद तक मुश्किल भी होता है। तो ऐसे केस में आप वर्क फाइंड करने के लिए F.D का फार्मूला कैसे लगाएंगे? देखें, मैं इस चीज़ का हवाला देने लगा हूँ आपको समझाने के लिए कि वर्क डन का जो आपने फार्मूला पढ़े ना F.D, चले मैकेनिकल के लिए ही अगर बात कर लें तो ये F टोटल फोर्स है। अगर टोटल फोर्स अननोन हो तो हम वर्क फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारा सिस्टम बेशुमार फोर्सेस पर अंडर द सिस्टम में बी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एंड ऑल फोर्सेस आर नॉट फाइंडेबल। सम ऑफ देम आर फाइंडेबल बट सम ऑफ देम आर नॉट फाइंडेबल। तो देन ये टोटल फोर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, तो देन इसको कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पर हमें एक सहूलत मिलती है कि मैकेनिकल वर्क फाइंड करना है तो आपके पास बॉडी की इनिशियल और फाइनल स्पीड होनी चाहिए। बस जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने वर्क फाइंड करना है, आप उन 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइंड कर लीजिए इनिशियल और फाइनल स्पीड कितनी है। तो मैस तो चेंज नहीं होता, तो देन आपके पास काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस बड़ी आसानी से आ जाएगा, उससे आप वर्क को फाइंड कर सकते हैं। सो ये इसकी एप्लीकेशन है। टोटल फोर्स वो फाइंड करना पॉसिबल ना हो या मुश्किल हो तब आप वर्क किस तरह फाइंड करेंगे? ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं इस पॉइंट को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर टोटल फोर्स फाइंड करना पॉसिबल ना हो, ऐसे केस में वर्क डन फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी के चेंज से। सो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क डन। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या हर दफ़ा वर्क डन जो है वो आप काइनेटिक एनर्जी के चेंज से ही लेते हैं? ये तो सिंपल सा केस था कि हमने एक्सटर्नल फोर्स की मदद से वर्क डन की बात की। जो इससे नेक्स्ट बात है उसको आपने प्लीज़ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। वो ये है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, यस
कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड के ऊपर हम आपके सामने एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करा चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ज़रूर देखिए। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड की, तो देन क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मेरे हाथ में एक बॉडी है और मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, तो आप देखेंगे कि बॉडी को जब छोड़ेंगे तो ये वर्क करेगा अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये बात समझ आई कि वर्क डन जब कंजर्वेटिव फोर्स के तहत होता है तो जो पॉजिटिव वर्क होता है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी गेन के, बिल्कुल इसी तरह इस फार्मूले से। लेकिन अब मैं इससे उलट अगर बात करूँ तो मैं अगर एक बॉडी को नीचे से ऊपर को फेंकता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं लास्ट पे स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। अगर एक बॉडी को नीचे से ऊपर को फेंकता हूँ तो ऐसे केस के अंदर क्या देखेंगे आप देखेंगे कि बॉडी जो वर्क कर रहा है वो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, तो ये वर्क नेगेटिव है। और जब नेगेटिव वर्क हो रहा है तो आपको कॉमन सेंस है इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ तक कि बॉडी रुक जाएगा। तो फेंकने वाले पॉइंट से रुकने वाले पॉइंट के दरमियान आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज़ होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज़ होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसको भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको पहले चेक कीजिए। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात और है, वो ये है कि जब हम किसी कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं बच्चों, तो जब हम वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करते हैं तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। सो यू कैन से कि जब वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करेंगे तो जो नेगेटिव वर्क है वो इक्वल होगा चेंज इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी बट डिक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी। जिस तरह एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करते हुए आप अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स आप उसको दबाएंगे तो आप जो वर्क करेंगे ना स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए, वो वर्क कन्वर्ट होगा इंक्रीज़ इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और बाद में जब स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग ऐसे उछलेगा तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। सो रिमेंबर वन थिंग कि ये जो आपके सामने सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का रिज़ल्ट है, ये इस एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए असर हमने रिज़ल्ट को लिखा है। अदरवाइज़ जब हम बात करते हैं किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर तो फिर वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बजाय हम चेंज इन एनर्जी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ केसेस में काइनेटिक इंक्रीज़ कर रही है, पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रही है, तो दोनों मैकेनिकल एनर्जीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी। ये जो इलास्टिक स्प्रिंग वाली बात आपके सामने की, और ये जो तो अब तक हमने बच्चों ये बताया कि ये दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल फॉर द केस व्हेन टोटल फोर्स इज़ अननोन। सो व्हेन टोटल फोर्स इज़ अननोन देन हाउ यू कैन कैलकुलेट वर्क डन। फॉर दिस पर्पज़ आपको दो पॉइंट्स के दरमियान स्पीड की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन हुई। ठीक है, दूसरी बात आपको बताई कि ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए असर नहीं बल्कि कंजर्वेटिव फोर्स के ज़रिए असर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के चेंज से भी बात करते हैं। यानी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करें तो काइनेटिक डिक्रीज़ करती है, पोटेंशियल इंक्रीज़ करती है। तो अगर और बाय द फील्ड करें तो फिर काइनेटिक इंक्रीज़ करती है, पोटेंशियल डिक्रीज़ करती है। तो दो मैकेनिकल एनर्जीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। इस एग्जांपल में सिर्फ सिंगल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व थी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके जहन में अच्छे से आ गई होगी। अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो मैं लास्ट पे आपके सामने 1 से 2 इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको शेयर करूंगा, प्लीज़ गौर कीजिएगा। एक एग्जांपल आपको दी जा रही है कि एक स्प्रिंग है जो इस तरह से वर्टिकली अपनी पोजीशन को संभाले हुए है। अब मुझे आपने एक बात की इन्फॉर्मेशन देनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में एक बड़ा पत्थर है या ब्लॉक है जिसको ज़मीन से कुछ हाइट पे रखा है, इसका मैस है m। तो अभी ये ज़मीन से कुछ हाइट पर है, तो बताइए
इसके पास कौन सी एनर्जी पोजेस्ड होगी? तो आप कहेंगे इस वक्त इसके पास जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ mgh। ओके, अभी हमने इसको छोड़ा नहीं है। जब इसको छोड़ेंगे तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करेगा। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा, बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़। और ये मूव करता करता इस स्प्रिंग के ऊपर आके ज़ोर से लगेगा। जब स्प्रिंग पे लगेगा, हम आइडियल सिचुएशन कह रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें ऐसे स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और ब्लॉक उसके ऊपर आके खड़ा हो गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हुई कि ब्लॉक सीधा गिरा और स्प्रिंग को ऐसे दबा गया। इस केस में आपने देखा इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी 1 थी, पोजीशन 1 पे, अब पोटेंशियल एनर्जी 2। तो चलें शुरू में हाइट h1 कर लें, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh1, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? mgh2। बताइए पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से क्या हुई? कम। सो यहाँ पर भी तो वर्क हुआ है, लेकिन ये वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है। ठीक है, क्योंकि बॉडी एक लेवल से दूसरे लेवल तक आया है, तो ऊपर से नीचे आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से कम हुई। तो ये जो वर्क है वो डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखें, बॉडी ने यकीनन वेलोसिटी गेन की, और वेलोसिटी गेन करने के बाद वो जब इसके ऊपर पड़ा तो इसने इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के दौरान इसने इसको फ़र्ज़ करें d डिस्टेंस तक दबाया। जब d डिस्टेंस तक दबाया तो यकीनन वर्क हुआ। तो ये वर्क किसके इक्वल होगा? ये वर्क होगा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के। कैसे? जब ये इस स्प्रिंग के ऊपर पड़ा तो ये इसके कंप्रेस होने के ज़ेरे असर इसकी काइनेटिक एनर्जी वो है डिक्रीज़ होना शुरू हुई, क्योंकि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो इसको दबाने नहीं देती। तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होता होता एक ख़ास हद तक कंप्रेस हो गया। सो इस दौरान पहले तो काइनेटिक एनर्जी गेन की उसने, और वही काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की कंप्रेशन के दौरान डिक्रीज़ होती 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 रुक गई। तो इस डिस्प्लेसमेंट के कवर करने के दौरान जो वर्क हुआ वो डिक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हुआ। सो ये देखना पड़ेगा कि केस कौन सा है, आया वर्क डन बाय द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड, किसकी बात हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।